नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है जीवन इसी का नाम है और उसका ये 7वां और अंतिम पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि वो आपने नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है और कहानी के नाम से ही प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए और सारे पार्ट्स पढ़ के अंतिम भाग भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। शाम का समय, बलराम कुछ हिसाब में उलझा है। आशा और शारदा किचन में चाय बना रहे हैं और वंदना छत पर कपड़े सुखा रही है। लड्डू कुछ फाइल लिए बैठा है, कुछ लिख रहा है। तभी बंसी आता है। उसके चेहरे पर हवैया उड़ी है। खुद को संभाल कर वो कहता है, लड्डू भैया, आपने जो पता करने को कहा था पता चल गया है। लड्डू ने कहा, क्या पता चला? बंसी, भैया वो वंदना भाभी की शादी। लड्डू, क्या शादी? किससे हुई है? कौन है पति? और उसका गांव बता जल्दी। रसोई से शारदा और आशा चाय और नाश्ता लेकर आते हैं और बलराम का हिसाब भी बंद हो जाता है। ये सब सुनकर वंदना भी नीचे आती है। लड्डू के मुंह से सवाल सुनकर बंसी कहता है, बंसी, लड्डू भैया पति का नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह? बलवंत सिंह का भाई? बलराम एकदम से बोला और फिर वंदना की तरफ देख कर बोला, तुम्हारी शादी उस परिवार में हुई है और एक बार पता नहीं किया तुमने और तुम्हारे माता पिता ने? कैसे घर में शादी कर दी? क्या क्या सहा होगा न जाने इस बच्ची ने। उस घर में वो घर नहीं है, एक पिंजरा है जहाँ बेटियां तक कैद में रहती हैं और बहुओं के साथ तो और भी ज्यादती होती होगी। ये सब कहते कहते बलराम की आंखें भर आई। वो वंदना के पास गया और उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, क्यों सहती रही अत्याचार? क्यों आवाज़ नहीं उठाई? बस एक बार बेटे जीजी जीजा को याद कर लेती। मैं आया था तब क्या तुमने मुझे नहीं देखा था? वंदना ने जब बलराम के हाथों में पिता का साया पाया तो वो उसी के सीने से लगकर रोने लगी। इधर लड्डू वंदना को रोते देखकर गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी बलराम ने तेजी से आवाज़ लगाई, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लड्डू। अगर आज तुमने गुस्से में कुछ कर दिया तो वंदना का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोगों से वंदना को सिर्फ मुक्त ही नहीं करवाना बल्कि उसे न्याय भी दिलवाना है। तुम जानते हो अच्छे से, बलवंत सिंह ने अभी अभी ही तुमसे मात खाई है। अगर उसे पता चला कि वंदना यहाँ है तो वो जरा देर नहीं करेगा उसे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने में। और देख एक बार वंदना की तरफ। जसवंत सिंह का नाम सुनते ही वो कांप जाती है। न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है उस शैतान ने इस बच्ची से। बलराम की बात सुनकर लड्डू रुक गया। उसका गुस्सा दब गया मगर मुट्ठी सीधी दरवाजे पर पड़ी और खून निकल आया। आशा ने जल्दी से उसे पकड़कर बिठाया और बोली, गुस्से में अपना आपा मत खो लड्डू। ऐसे हल निकाल कि जसवंत को उसकी सज़ा भी मिल जाए और वंदना को यहाँ से ले भी ना जा सके। उसने अपनी जिम्मेदारी तुझे दी है ना, तो उसे तकलीफ हुई है तो बर्दाश्त कर पाएगा तू। सोच अच्छे से। शारदा ने लड्डू की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, लड्डू भैया, तलाक का केस डाल दीजिए, साथ ही घरेलू हिंसा का। शायद इससे न्याय मिले वंदना जीजी को। लड्डू सबकी बात से सहमत हो गया। वो वंदना के पास उसके कमरे में गया जिसे बलराम पहले ही भेज चुका था। उसके कमरे में जाते ही उसने देखा वंदना खिड़की के पास खड़ी रो रही थी और डर से कांप भी रही थी। लड्डू ने उसकी तरफ देखा और उसके पास गया और बोला, मेरे रहते भी डरोगी अब तुम? कहा था ना तुमने कि अब नहीं रोओगी, फिर क्यों? तुम्हारी आंखें नम हैं। वंदना लड्डू के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों किया ये सब? अगर यही सब करना है तो मैं वापस चली जाती हूँ पति के पास। लड्डू ने कहा, भूल कर भी मत सोचना ये सब। मैं तुम्हें वापस पाकर नहीं खोना चाहता। और वंदना को अपने गले से लगा लिया और फिर झटके से हटाया और बोला, कुछ नहीं होगा मेरे रहते तुमको, बस भरोसा रखना। और चला गया। वंदना लड्डू को देखती रह गई। वो समझ ही नहीं पाई कि कब उसने लड्डू को इतना हक दे दिया था कि लड्डू उसे यूं अपने गले से लगा ले रहा था और कब उसके इस हक जमाने को उसने कबूल कर लिया था कि उसके सीने से लगकर उसे सुकून और सुरक्षा का एहसास होता था। वो ऐसे ही खड़ी उसे देखती रही और सवाल उनके मन में घूमते रहे। तभी आशा और शारदा भी आ गए। आशा ने वंदना को इस तरह देखा तो पूछा, क्या हुआ वंदना? शारदा ने भी पूछा, वंदना जीजी कहाँ खोई हो?
वंदना ने कहा, कहीं नहीं। वंदना को पहले दिन से ही लड्डू का आसपास होना अच्छा लग रहा था। प्यार तो पहले से ही करती थी, मगर अब भी करती है, उसे ये आज पता चला था। उसकी आंखें ये सोचकर ही नम हो गई थी। इधर लड्डू ने वंदना की तरफ से उसकी सहमति से केस फाइल कर दिया, दोनों तरह का। जब ये बात बलवंत सिंह को पता चली तो वो गुस्से में जसवंत सिंह के साथ घर आया और शारदा को अकेला देखकर वंदना को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और उसके माता पिता को बुलाया और उनका अपने साथ मिला लिया। जब लड्डू को ये बात पता चली तो वो पुलिस को लेकर जसवंत सिंह के घर गया। जब जसवंत सिंह ने उस पर हाथ उठाना चाहा तो उसने उसका हाथ ही तोड़ दिया। और उस दिन बंसी को लड्डू की असली गुस्से का पता चला। लड्डू घर के अंदर घुसा और बेड से बंधी हुई वंदना को छुड़ाया। जब उसे खोल दिया तो वंदना झट से उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे यहाँ से ले जाओ लड्डू। इस बार वंदना के माता पिता और पति ने सब ने खूब इमोशनल और भावुक करने की कोशिश की, मगर वंदना ने लड्डू को देखा। लड्डू ने आगे हाथ बढ़ाया और वंदना लड्डू का हाथ थाम हमेशा के लिए जसवंत का घर छोड़ आई। जसवंत वंदना को तलाक नहीं देना चाहता था, मगर लड्डू के मजबूत केस की वजह से वंदना उसके चंगुल से हमेशा के लिए छूट गई। बलराम के परिवार की एकता फिर से काम आई। सबने मिलकर वंदना को बलवंत सिंह के चंगुल से छुड़ा लिया और बलवंत सिंह को भी सबक दिया कि औरत पाँव की जूती नहीं होती, वो जीवन साथी होती है। जब तक उसे वो स्थान नहीं दिया जाता, घर आंगन की उन्नति नहीं होती। वंदना के मुक्त होने के दिन सब बहुत खुश थे। सब ने सोच लिया कि अब लड्डू और वंदना की शादी कर देंगे। वंदना के माता पिता भाई को भी अक्ल आ गई थी। उन्होंने वंदना का रिश्ता लड्डू से करने के लिए कहा, मगर लड्डू ने मना कर दिया। उसने वंदना के सामने ही कहा, वंदना को मुक्ति दिलाना मेरा फ़र्ज़ था। मैं ये भी मानता हूँ कि मैं वंदना से प्यार करता हूँ और उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा, और वंदना की मर्ज़ी के बिना भी नहीं। और ये जानता हूँ कि वंदना की मर्जी है, मगर मैं चाहता हूँ वंदना जिस संताप से गुजरी है उस संताप को वो पूरी तरह भूल जाए। उसकी आंखों में शादी से पहले बहुत सपने थे, वो सारे सपने पूरे करे। और वो मेरी ही तरह वकील बनना चाहती थी। मैं चाहता हूँ वो वकील बने, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगर आज वंदना अपने पैरों पर खड़ी होती तो वो किसी के दबाव में नहीं आती। मैं चाहता हूँ वो पहले ये सपना पूरा करे, उसके बाद शादी करने व ना करने का निर्णय ले, क्योंकि तब ही वो इस निर्णय के काबिल होगी। सब ने लड्डू की बात सुनी और वंदना की तरफ देखा, जो भरी हुई आंखों से अब भी लड्डू को निहार ही रही थी। उसने लड्डू को निहारते निहारते कहा, वंदना तो लड्डू की ही थी, लड्डू की ही है। वो जो फैसला करे, मैंने तो ये ज़िंदगी उसके हवाले कर दी। अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। लड्डू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वंदना अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर वापस चली गई। सुमेर के परिवार के सारे संकट टल गए। सुमेर अब दादा भी थे। 4 बच्चों का 2 तो पहले से बन गए थे और 2 इन 5 सालों में बन गया था। बलराम, लड्डू और बंसी ने एक साथ मिलकर गांव की तरक्की, गांव को बचाकर कर रहे थे। सब सुखी थे, बस कमी थी तो वंदना की और लड्डू की हंसी की। और आज 5 साल बाद वंदना अपनी LLM की पढ़ाई पूरी कर एक काबिल और लड्डू की तरह वकील बनकर वापस लौट रही थी। सारे घर में खुशियां दौड़ रही थी। आशा आवाज़ लगाती हुई लड्डू के कमरे में आई। लड्डू, लड्डू, तू आज भी काम में लगा है? अरे तुझे याद भी है कि वंदना आ रही है? और कमरे में देखा तो लड्डू था ही नहीं। वो पूरे घर में ढूंढती रही, मगर लड्डू ना मिला। सब उसे तलाशने लगे। शारदा, बंसी, बलराम, बच्चे भी चाचा ताऊ कहकर उसे ढूंढे जा रहे थे, मगर लड्डू कहीं न था। लड्डू वंदना को लेने जाने वाला था, पर गया नहीं। इधर लड्डू की ढूंढाई हो रही थी, उधर लड्डू गांव के दूसरे किनारे पर, जहां वंदना से पहली बार मिला था, उसी मुंडेर पर बैठा था, चुपचाप और एकदम शांत। इधर आशा ने बंसी को भेजा वंदना को लेने के लिए, और उधर खेतों की थोड़ी ऊंची मुंडेर पर बैठा लड्डू न जाने किस सोच में गुम था। अचानक किसी ने उसके पीछे से आंखें बंद की। उसने हाथ को बिना छुए ही कहा, आ गई तुम? मैं तो तुमको लेने भी नहीं आया, फिर भी आ गई तुम? और पीछे पलट कर देखा, सामने वंदना खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे देखना था।
बदन पर वकील वाले काले कोट के साथ। वंदना खड़ी थी, उसके हाथ में LLM की डिग्री। उसने उस डिग्री को लड्डू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लड्डू नहीं लेने आएगा तो क्या वंदना भी नहीं आएगी? वंदना तो लड्डू की परछाई है, वो जहाँ ये वहाँ, कहकर उसने प्यार से लड्डू को देखा। लड्डू ने सामने खेत को देखते हुए कहा, याद है वंदना ये मुंडेर? यहीं मैंने तुमको पहली बार देखा था, जब हम छोटे थे। तुम पहली बार अपने पिता के साथ मेरे गांव आई थी अपने मामा से मिलने, जो कुछ साल पहले ही यहाँ इस गांव से चले गए हैं। तब तुम मात्र 6 साल की और मैं 8 साल का था। मैं खेत में और तुम इस मुंडेर से गुजर रही थी। याद इसलिए है क्योंकि जब तुम इस मुंडेर पर, जिस पर मैं बैठा हूँ, चढ़ी तो तुम्हारी माँ ने बहुत ज़ोर से डांट लगाई और कह रही थी कि लड़कियों को अच्छे से रहना चाहिए, ऐसे राह में बनी मुंडेर पर चढ़ना या फिर लड़कों की तरह उचकना नहीं चाहिए। तुम उदास सी चली गई, मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या लड़कियों के सारे काम हम लड़कों से अलग होते हैं? और अगर होते हैं तो गांव की लड़कियां ऐसी क्यों हैं? वो देखिए शारदा को, और तुम्हारे जाने के बाद वो इसी पर चढ़ी और चिल्ला रही थी। बाबा ने कहा, कोई नियम नहीं है बेटा, ये हम लोगों की छोटी सोच ने ऐसा बना दिया है। बेटा हो या बेटी, उसे पढ़ने का, जीने का, अपनी मर्जी से जीवन साथी तक चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे अगर उसके भावी घर वाले उसके साथ अन्याय करे तो विरोध करने के काबिल हो। आर्थिक रूप से मजबूती से अपने फैसले लेने के काबिल तो बनेगी ही, ज्ञान उसमें इतना विश्वास भरेगा कि वो सही गलत को समझ सकेगी। इसलिए कोशिश में हूँ कि इस गांव की लड़कियां पढ़े लिखे। बाबा की कोशिशों के बाद गांव में लड़कियों की शिक्षा बड़ी कक्षा तक ही नहीं बल्कि जॉब भी करे इतनी होने लगी थी। और मेरे मन में था कि क्या इस गांव की तरह हर किसी को यही मौका मिलेगा? बाबा के बाद बड़े भैया ने कोशिश की और आज घर की बहुएं तक नौकरी करने लगी हैं। फिर सालों बाद तुमको बड़े भैया की शादी में देखा। मैं नहीं जानता वंदना, मगर बचपन में वो चेहरा समा गया था आंखों में। और फिर उस दिन तुम्हें देखा शादी में, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, मगर उसके साथ देखी तुम्हारी बंदी से। तुम मुझे देख रही थी मगर ऐसे कि किसी को पता न चले, शायद किसी को न दिखी मगर मुझे दिख रही थी ये बेड़ियाँ। कितनी नाजुक सी हो गई थी तुम, और तुम्हारी माँ की भाषा में तमीज़ वाली भी। सच कहूँ तभी मचल गया था तुम्हारी वो बेड़ियाँ तोड़ने को। तुमसे मिलना सुखद था, दुखद भी धीरे धीरे। कब तुम्हें चाहने लगा पता नहीं, मगर प्यार करता हूँ तुमसे ये समझने में देर हो गई। हाँ, मुझे पता चला तुम वकील बनना चाहती हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था, मगर इस तरह शादी कर देंगे तुम्हारे माता पिता ये नहीं पता था। इतना कहकर लड्डू रुक गया। वंदना अभी भी खड़ी थी और लड्डू को सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखें भर गई और वो सुबकने लगी। लड्डू ने उसके सुबक को सुन लिया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वंदना ने उसका हाथ पकड़ा और खुद उठकर बोला, वंदना आज तुम्हारी सारी बेड़ियां भी टूट गई और तुम आत्मनिर्भर भी बन गई। आज खड़ी हो जाओ इस मुंडेर पर और उसी तरह चिल्लाओ जिस पर तुमको उस रोज डांट पड़ी थी। वंदना ने आंसू भरी आंखों से लड्डू को देखा और टीले पर चढ़ी और बोली, आई लव यू लड्डू, और उतरकर लड्डू के सीने से लग गई। आसपास के सारे लोगों ने देखा और अपना काम करने लगे। लड्डू ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, देखा, हम कुछ भी करें इस दुनिया को बस कुछ पल फर्क पड़ता है और फिर ये काम पर लग जाती है। लेकिन अगर हम बुरा मान लें या ये क्या कहेंगी ये बात की परवाह करें तो ये ही दुनिया जीना दुश्वार कर देगी। आज के बाद तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मेरी वंदना को खुलकर जीने की पूरी आज़ादी है, समझी तुम? वंदना ने भरी हुई आंखों से उसकी नाक पकड़कर कहा, समझ गई, मगर हम दोनों को सारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। बंसी स्टेशन के 4 चक्कर लगा चुका होगा, अब घर चलें। अगर अभी न गए तो बड़े भैया पूरा गांव ढूंढने निकल पड़ेंगे। लड्डू भरी हुई आंखों से मुस्कुराया और वंदना को जोर से गले से लगाया और बोला, आई लव यू बहुत सारा। और फिर वो लौटने को मुड़े तो उनका परिवार सामने खड़ा मिला। बड़े भैया बोले, मैंने कहा था ना, जहाँ लड्डू वहाँ वंदना, और जहाँ वंदना वहाँ लड्डू। देखो ये रहे दोनों। आशा आगे बढ़कर दोनों के पास आई और दोनों का कान खींचते हुए बोली, क्यों, तुम दोनों को यहाँ मिलने की सूझी थी और हमारी जान वहाँ सूख गई। इस बात की कोई परवाह नहीं। सॉरी सॉरी भाभी, दोनों एक साथ चिल्लाए। तभी बंसी बोला, शादी कर दो भाभी इन दोनों की, इससे पहले कि बच्चे गलत रास्ते पर चले। क्यों लड्डू भैया,
यही तो कहा था आपने मेरे और शारदा के समय। लड्डू बोला, 1 मिनट कान छोड़ो भाभी, और कान छुड़ाकर बोला, बंसी रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। दो दो बच्चों का बाप हो गया मगर, और भागा उसके पीछे, साथ में बच्चे भी। इधर वंदना ने आशा और बलराम के पैर छुए और शारदा को गले से लगाया। आशा बोली, बोल वंदना बोल, मेरे लड्डू के साथ संगम करेगी या नहीं? वंदना बोली, वो तो बचपन में ही हो गया था दीदी। सब ने उसकी तरफ देखा। वो हंसकर बोली, घर चलिए फिर सब बताती हूँ। और आगे आगे शारदा का हाथ पकड़े दौड़ती चली गई। बलराम ने आशा का हाथ पकड़ा और बोला, मेरा परिवार तुमसे है, तुमने इसे पूरा किया, तुम ही मेरी जिंदगी हो। और आज समझ आया, परिवार ही जीवन है और जीवन इसी का नाम है। बाबा सदा कहा करते थे, सुख दुख की छाया है, इसका वो सरमाया है जो इन सब से नहीं घबराती, जो अपनी धुन में चलती है। जिंदगी वही है, जीवन इसी का नाम है। जिंदगी की परीक्षाएं अभी भी बाकी थी मगर सुमेर का परिवार अब हर परिस्थिति को साथ मिलकर और हंसकर झेलना सीख गया था। जीवन भी तभी चलता है जब हम उसे जीते हैं, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।